Hello friends, welcome back to my channel. My name is Ankur Mendretta. Why Malayalam cinema ruling the Indian cinema? क्यों मलयालम सिनेमा धीरे धीरे करके वो ऊंचाइयों पर, वो शिखर पर पहुंचता हुआ जा रहा है, जो कि इंडियन सिनेमा का ताज उसके सर के ऊपर बैठने वाला है। यहां पर किसी और इंडस्ट्री को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मलयालम सिनेमा की खूबियों के ऊपर बात की जाएगी। और रीजंस के साथ बताऊंगा, 3 ऐसे रीजन बताऊंगा कि क्यों मलयालम सिनेमा भाई धीरे धीरे ही सही, कछुए की छाल से ही सही, पर उस तख्त पर पहुंच रहा है जहां एक सिनेमा को होना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसी वो 10 फिल्में बताता हूं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिन फिल्मों को मैंने बहुत 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 भाई साहब ध्यान से देखा है और मुझे हमेशा ही पसंद आती है। आज भी जब भी मेरा टाइम नहीं पास हो रहा होता, कुछ होता नहीं है देखने के लिए, तो मैं इनको देखता हूं, रिपीट वैल्यू ज्यादा है। तो पहले उन फिल्मों की बताऊंगा, फिर उन 3 रीजंस बताऊंगा किस रीजन से मलयालम सिनेमा इंडियन सिनेमा को रूल कर रहा है। सबसे पहले मोहनलाल सर की, और भाई कौन सी, नेहरू। कलाकारी के मामले में ना ये फिल्म अव्वल नंबर है, और जो स्क्रीन प्ले है और खासकर जो स्क्रिप्ट राइटिंग है ना, वो बहुत जबरदस्त है। कैसे एक अंधी लड़की के साथ दुराचार होता है, और वो कैसे उसके हाथ में जो भाई साहब जादू होता है, जो मूर्ति कलाकार होती है, वो हाथ से वो मूर्ति बनाती है, कैसे वो तरीके से भाई कातिल को जानती है। और जब कोर्ट के अंदर ये सब चीजें चलती हैं, एक एक पहलू जब मोहनलाल सर वापस लेकर आते हैं ना, तो कसम से आपके पसीने छूट जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई सिनेमा है तो इसलिए ही है, क्योंकि भाई इसकी कहानी बहुत दमदार है। उसके बाद आती है 2018। देखो, मैंने पहली ऐसी मलयालम फिल्म थी जो थिएटर में देखी थी, और उसके बाद मैं इनका फैन बन गया था भाई साहब। टोइनो थॉमस कहते हैं ना, मौत को अगर किसी ने लाइव देखना है ना, तो इस फिल्म को देख लेना। इस फिल्म के अंदर एक सीन है छिपकली का, जो पानी से बच रही होती है, धीरे धीरे पानी ऊपर आ रहा होता है और छिपकली धीरे 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 करके ऊपर चढ़ती हुई जा रही होती है। वो सीन हमें पता है क्या सिखाता है, कि कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, अगर आपके अंदर इच्छा है ना जीने की, तो वहां से आप निकलकर बाहर आ सकते हो। वो एक सीन आप अगर देख लोगे ना, तो आपका जिंदगी जीने का ना मकसद चेंज हो जाएगा। नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, ओटीटी पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद ब्रह्मयुगम, आज भी ना मेरे लैपटॉप के ऊपर ना ममूटी सर का ना भाई मैंने वॉलपेपर लगा रखा है। मेरे घर वाले पूछते हैं भाई ये कौन है, मैंने बोला ये है ममूटी सर। इनके आगे भाई नतमस्तक हो जाया करो, क्योंकि जब एक्टिंग की बात आती है ना, 70-72 साल के हैं, सही है, उस एज के अंदर पहुंचकर सिनेमा के साथ खेल रहे हैं, कैमरे के साथ खेल रहे हैं। एक ऐसी हवेली जहां कोई भाई जिंदा बंदा नहीं आता, और एक बार अगर कोई जिंदा घुस गया तो उसके बाद वो जो आत्माएं उनके साथ खेल खेलती हैं, वो जो डार्क, एकदम डार्क से भी डार्क फिल्म होती है ना, वो है ब्रह्मयुगम। देख लेना, आपका दिमाग घुमा देगी। उसकी कलर ग्रेडिंग, उसका बीजीएम, उस फिल्म की कहानी कहने का तरीका, सेंस जो है ना, वो आपका दिल जीत लेगी। उसके बाद आती है आवेशम, फात फाजिल, फाफा 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 ने खोल के रख दिया सबका लिफाफा। कॉमेडी भाई साहब क्या होता है, कॉमेडी का मतलब क्या है, हंसाना धुलाना। अगर कॉमेडी कौन करवा रहा है भाई, एक गैंगस्टर। एक गैंगस्टर, ऐसा गैंगस्टर जो दिखने में भाई साहब एकदम 5 फुट 2 या 3 इंच का है, पतला दुबला, पर उसके अंदर जो चीजें भरी है ना डायरेक्टर ने, उसके करेक्टर को जो लिखा है ना, इतनी लेयर्स है उसके अंदर, वो हंसाता भी है, डराता भी है, और एंड में आपको इमोशनल भी करके जाता है कि कैसे वो अनजान बंदों की मदद करता है और उसके बाद वो उसके खिलाफ होते हैं। और ये फिल्म आपको बताती है कि कैसे एक अच्छी और एक सिंपल कहानी को आपका एग्जीक्यूशन अगर बढ़िया होना, तो वो फिल्म आपके दिल और दिमाग पर छा जाती है। 150 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था, और इसका भाई साहब बजट पता है कितना था, मात्र 30-32 करोड़ रुपए। तो यही है कि कम पैसे लगाओ पर अच्छा धंधा कमा कर जाओ। उसके बाद आती है एक आत्म, एक स्टेज कलाकार है बहुत सारे, उसमें एक लड़की है जिसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है। अब वो बोल नहीं सकती, अगर वो बाहर जाएगी, पुलिस जांच पड़ताल होगी, तो वो स्टेज शो बंद हो जाएगा। वो कैसे अंदर जांच पड़ताल करते हैं, और उस क्राइम को जो इसने किया है ना, उसको खोज कर निकाल कर आते हैं ना, देखोगे ना तो आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे कि भाई
दिल जीत लेती है ऐसी फिल्में। मुकंदन उनी एसोसिएट्स, एक ऐसा वकील जो कुछ भी करके अपने सारे के सारे केस जीतना चाहता है, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देता है। एक दिमाग का गेम होता है, एक दिल का गेम होता है। ये जो बंदा होता है ना, जो भाई मुकंदन होता है, वो दिल और दिमाग दोनों से खेलता है और ऐसे कैसे केसेस जीतता है जो आपको देखकर मजा ही आ जाएगा और आप कहोगे भाई मजा आ गया। अब गोट लाइफ, भाई देखो आज तक की ना मलयालम सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म 82 करोड़ की बनी थी, तो गॉट लाइफ ये फिल्म आपको जीना सिखाती है। देखो आप है ना, अगर ये फिल्म देखोगे ना तो आपको पता लगेगा जीने का मकसद क्या है, जीना जरूरी क्यों है, अपने परिवार वालों के लिए जीना क्यों जरूरी है। एक इंसान 3 साल तक रेगिस्तान में पड़ा रहता है, भेड़ बकरियों के बीच में, वो चलता है चलता है चलता है, दूर दूर तक उसको सिर्फ रेगिस्तान मिलता है, पर उसको आस होती है कि भाई मैं एक दिन बाहर आऊंगा और वो निकल कर जाऊंगा। वहां उसको पानी की एक बूंद की कीमत समझ आती है। कहते हैं ना हमारे पास भाई साहब छत भी है, एसी है, टीवी है, वाईफाई है, स्मार्टफोन्स है, ऐसे लगता है हम बढ़िया है। एकदम से अगर सब कुछ चला जाए और आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाए तुझे जिंदा रहना है कम से कम रिसोर्सेज में, तो आपकी असली परीक्षा होगी। इसको कहते हैं सर्वाइवल स्किल्स, सर्वाइवल ड्रामा। आज तक का वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल ड्रामा है जो कि मैंने देखा है। पृथ्वीराज सुकुमार सर, हेड्स ऑफ है आपको। उसके बाद भाई प्रेमलू, एक बात बताओ, 3 करोड़ की फिल्म, 136 करोड़ का बिजनेस। ऐसी लव स्टोरी जो स्कूल में ना आपने भी होगी, मेरी भी होगी। बंदी है, बंदी को करियर की पड़ी है, लड़के को किसी की नहीं पड़ी, वो बंदी पड़ जाए बस, पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा है। इस छोटी सी कहानी में ना, इस छोटी सी कहानी में इतनी सारी चीजें बीच में आती है ना, जो आप एंड होते होते ना उस बंदे के और उस लड़की के फैन बन जाओगे। और वो जो हैदराबाद से जो कार में वापस आते हैं ना, वहां पर ये फिल्म आपके दिल में उतर जाती है सीधा ठा करके। उसके बाद भाई मंजूमल बॉयज, भाई सर्वाइवल ड्रामा है ये भी। दोस्ती यारी क्या होती है ना, ये फिल्म आपको सिखाएगी। एक दोस्त ऐसी खाई में गिर जाता है ना, जहां डेविल्स किचन जिसको कहा जाता है, जहां से आज तक कोई जिंदा नहीं निकल पाया। पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर सब हाथ जोड़ देते हैं, वो उनको ही मारते हैं, पेलते हैं कि तुम उधर गए क्यों। पर उन दोस्तों को आस होती है कि हाँ भाई हमारे को उसको निकाल कर लेकर आना है। उसके साथ जो स्क्रीन प्ले चलता है, वो पानी वाले सीन चलते हैं ना, वो आपको उन दोस्ती की गहराई समझाती है। और जब वो बंदा बाहर निकलता है ना, आप रो पड़ेंगे लिटरली और खड़े होकर ताली बजाएंगे कि भाई दोस्ती की असली परिभाषा है ना, तो मंजूमल बॉयज देख लो। इसके बाद 10वें नंबर या पहले नंबर कुछ भी लगाओ, मैंने किसी को नंबरिंग नहीं दी, किष्किंधा कदम, जो कि अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है। आपके दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी, गुर्दे, आंखें, कलेजा हर किसी के साथ खेलेगी। कैसा मर्डर क्राइम ड्रामा है जो आपको एंड तक नहीं पता लगने देती है ये चल क्या रहा है। और जैसे 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 राज खुलते हैं आपके होश उड़ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डायरेक्टर जो आपको शुरुआत में दिखा रहा था और जिस तरीके से वो एंड तक लेकर गया, कितने चालाकी से उसने आपको हिप्नोटाइज कर दिया और अपने जाल में भाई साहब बिछा दिया। और आप फिल्म खत्म होने तक डायरेक्टर के, आसिफ अली के और कंप्लीट स्टार कास्ट के फैन बन जाएंगे। एक जंगल के अंदर कैसे एक क्राइम ड्रामा को सॉल्व किया जाता है ना, वो सिखाती है मलयालम सिनेमा है ना। अगर आपको एक मूवी मेकर बनना है, डायरेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है ना, राइटर बनना है, स्क्रीन प्ले राइटर बनना है, डायलॉग राइटर बनना है, कम बजट में अगर किसी को कैसे फिल्म बनानी है ना, तो मलयालम सिनेमा देखना चालू कर दो। आपको बिना कुछ कोर्स किए ना फ्री में सब कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उन 3 रीजंस की, जिन रीजंस की वजह से मलयालम सिनेमा रूल कर रहा है और आने वाले 5 सालों के अंदर और ऊपर ऊंचाइयों को पहुंचेगा, क्योंकि 2024 इनके लिए बहुत शानदार गया है। बजट कम होता है, हार्डवर्क ज्यादा होता है। बजट कम होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, कहानी, कैरेक्टराइजेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यही रीजन है, उनको पता है हमारे पास इतना रिसोर्स है, हमारा काम इतना करना है, दिन रात लगते हैं और एक शानदार प्रोडक्ट बनाकर निकाल कर लेकर आते हैं। दूसरा स्टार पावर और भाई साहब स्टार कल्चर, स्टारडम इन सबको खत्म करती है। कंटेंट है तो स्टार है, कंटेंट नहीं है तो स्टार नहीं है। नहीं तो आप और इंडस्ट्री के अंदर देख लो, अगर बड़ा स्टार है तो बड़ी ओपनिंग, छोटा स्टार है अच्छी फिल्म है तो भी छोटी ओपनिंग। एक बात और सिंपल लाइव एग्जांपल देता हूं, थलपति विजय के फैंस हो ना तो बुरा मत मानना, गॉड आई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्या था फिल्म के अंदर? फैन सर्विस कुछ नहीं था ना, सिर्फ स्टार पावर के ऊपर फिल्म को चलाने की कोशिश करी।
तमिलनाडु के अंदर कलेक्शन किया, ओवरसीज में जो तमिल लोग हैं उन्होंने देखा और इंडस्ट्री को क्या हाल हुआ, हिंदी में नहीं चली, मलयालम में नहीं चली, तमिल में तेलुगु में नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि उसकी जो अपील है, उसका जो भाई दायरा है ना, सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रह गया, बाहर नहीं गया। मलयालम सिनेमा का जो दायरा है, जो रीच है, वो ग्लोबल होती है। तीसरा रीजन सबसे सॉलिड है, नो भीड़ चाल। सब मास बना रहे हैं, ये क्लास बना रहे हैं। सब मास में पैसा कमाने की सोच रहे हैं, ये क्लास बनाते हैं। और वो जब पैसा कमाती है फिल्म, मास बन जाती है। मास का मतलब क्या है? मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचना। और रूटेड, जड़ों से जुड़ी हुई, आपकी मेरी हर किसी कहानी बनाते हैं, आम इंसान की कहानी बनाते हैं, गांव कूचे की कहानी बनाते हैं। यही रीजन है कि मलयालम सिनेमा धीरे धीरे ही सही पर ऊपर पहुंच रहा है। ऐसी बात नहीं है और इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं कर रही है। महाराजा आई थी विजय सेतुपति की, तुम्बाड़ है हिंदी से जो अभी भी चल रही है। और भाई मलयालम सिनेमा से कन्नड़ा सिनेमा से भी कांतारा जैसी फिल्में बन के आती हैं। पर यहां क्या होता है, 2 4 5 साल में एक फिल्म बन के आती है। मलयालम सिनेमा में हर 3 4 महीने में एक क्लास सिनेमा निकल कर आ जाता है, क्योंकि उनका टारगेट ही यही है कि हमें क्लास सिनेमा की तरफ जाना है, ना कि मास की तरफ। अब आप बताओ, आप कितने सहमत हो मेरी बातों से? कुछ अच्छा लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।